नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अगले संडे को होने वाले टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी डेट एग्जाम के लिए जीके की मैराथन नंबर 1 लेके आ चुका हूँ। देखिए, मैराथन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो है रेणुका लेक। देखिए, रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इस बात को आपने याद रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। देखिए, जो रेणुका झील है यहाँ पे एक रेणुका जी का मेला भी लगता है, और रेणुका जी का जो मेला है ये कब लगता है तो ये दिवाली के 10 दिन बाद। याद रखना है कि दिवाली के 10 दिन बाद सिरमौर जिले में एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है रेणुका मेला। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला, इस बात को आपने याद रखना है, और इसको दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। माता रेणुका का जो भगवान परशुराम से संबंध है वो माता और पुत्र का है, और ऋषि जमदग्नि से जो इनका संबंध है वो पति और पत्नी का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेणुका झील है उसका आकार कैसा है। तो याद रखना कि जो रेणुका झील है उसका जो आकार है वो सोई हुई स्त्री की तरह। इस बात को भी आपने याद रखना है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है, वो है रेणुका झील। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी के नोट्स परचेज करना है तो जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़े। ये नोट्स का मिनिमम प्राइस है, इस समय नोट्स जो है वो आपको 50% ऑफ में अवेल हो रहे हैं सिर्फ आज के दिन के लिए। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 20 नवंबर को 50% ऑफ चलेगा, कल से कोई भी ऑफ नहीं रहेगा। तो ये हमारा नंबर था 7876145409। तो इस नंबर पे आप जल्दी से कांटेक्ट कर लें। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा था हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपको यहाँ पे रिवाल्सर दिख रहा होगा। रिवाल्सर की बात करता हूँ। रिवाल्सर जो झील है वो कहाँ पे है? रिवाल्सर झील मंडी जिले में है, गोविंद सागर हमारे बिलासपुर में है। अगर बात की जाए रिवाल्सर झील की, रिवाल्सर हो गया ये मंडी में है, कलासर भी मंडी में है, सुखसर भी मंडी में है, कुंतभ्योग झील भी मंडी में है, और कुमारवा झील भी जो है वो भी मंडी में है। ये सारी की सारी झीलें जो हमने मंडी में पढ़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिम जिला है? देखो, ये मान लो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बना दिया। ये देखिए, मैप तो मुझे पता नहीं है हिमाचल कैसे कैसे है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हिमाचल को मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हिमाचल मान लो आप, ये हिमाचल है। यहाँ पे उत्तर पूर्व बोल रहा है, क्या बोला? उत्तर पूर्व सुदूर दरा, उत्तर पश्चिम। उत्तर है, उत्तर ये उत्तर है, ये वाली साइड उत्तर है, और पश्चिम ये वाली साइड है। तो उत्तर पश्चिम में आपने यहाँ पे देखा होगा कौन सा जिला है? चंबा। तो चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का उत्तर पश्चिम सुदूर जिला है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? क्वेश्चन ये पेपर में बहुत दफ़ा आता है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अगर राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य जो हिमाचल के दक्षिण में है। और अगर पूरब की बात की जाए, पूरब में है तिब्बत। तिब्बत या चीन दोनों आते हैं, तो तिब्बत और चीन जो है वो पूरब में है। और अगर दक्षिण पूरब की बात की जाए तो दक्षिण पूरब में भैया उत्तराखंड है। इस बात को आपने याद रखना है कि उत्तराखंड जो हिमाचल के किस दिशा में है, तो याद रखना है कि दक्षिण पूरब में उत्तराखंड है। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम दिशा में कौन है? तो पश्चिम दिशा में आपने देखा होगा इस एरिया में कौन आता है? पंजाब। तो पश्चिम में जो है पंजाब आता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कुछ भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब चंबा की एरिया की बात करते हैं। चंबा का जो एरिया है वो 6522 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जनसंख्या घनत्व 123 है। और अगर मैं चंबा के जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो चंबा का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं है, 80 है। इस बात को आप याद रखें। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कल के लिए लिंग अनुपात भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी है, तो है 9:7:2। 9:7:2 हिमाचल की जो है वो सेक्स रेशो है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो हमीरपुर की है, ये भी आपको याद रखनी है। हमीरपुर जो जिला है इसकी सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंबा में एक पांगी पड़ता है, पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया था। तो पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़। कहाँ पे है? किलाड़ में जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, परीक्षा में कोई सी बात भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब किन्नौर ऑप्शन में दिया है, किन्नौर का मुख्यालय आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा देखो, अभी अभी आर्ट्स के जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो पिछले कल जो आपका मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन शास्त्री का था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने अपने सीरीज़ में कराए थे। यहाँ तक कि आर्ट्स में तो 75 से 80 क्वेश्चन हमारा करवाए हुआ ही पूछा गया था जीके का। तो आप इन जीके को थोड़ा ध्यान से सुने। अब किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पे? रिकांगपिओ में। यहाँ पे वहीं पे सिरमौर की अगर बात की जाए तो सिरमौर का जो मुख्यालय है वो नाहन में है।
और अगर बात की जाए लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग में है। और इसके अलावा कांगड़ा का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं, लेकिन मैं ही बता देता हूँ कि कांगड़ा का कहाँ पे है। कांगड़ा का आपको पता रखना है, इस जगह पे है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है? देखो, पहले तो सतलुज के बारे में ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सतलुज नदी जो मंडी में प्रवेश कर रही है वो फिरनू नामक जगह, कहाँ से प्रवेश करती है? फिरनू नामक जगह से ये मंडी में प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर सतलुज की बात की जाए, देखिए ये फिरनू नामक जगह से तो मंडी में प्रवेश कर रही है। आपको लगता है कि मंडी में ब्यास नदी बहती है, नहीं, मंडी में जो है सतलुज भी कहीं ना कहीं प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है। अब जो सतलुज नदी है इसका वैदिक नाम जो है परीक्षा में पूछा गया है। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। इस बात को आपने याद रखना है, वैदिक नाम शतुद्री है। कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। कहाँ से आती है सतलुज नदी, ये भी पूछा गया। इसका जो उद्गम स्थल है, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के राकस्थाल से है। इस बात को आपने याद रखना है। तो मानसरोवर झील के राकस्थाल से सतलुज नदी निकलती है। और इसकी जो, अगर मैं सहायक नदियों की बात करता हूँ, तो इसकी सहायक नदियाँ जैसे बसपा हो गया, स्पीति हो गया, नोगली हो गया, सोन हो गया, तैंती हो गया, यूला हो गया, आपका डुलिंग हो गया, सोलढांग हो गया, कशांग हो गया, कोडंग हो गया। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो सतलुज की सहायक है, आपको याद रखना है। पेपर में स्पीति भी पूछी जा सकती है, बसपा पूछी जा सकती है, नोगली पूछी जा सकती है, सोन पूछी जा सकती है, तैंती आ सकती है, आपका यूला पूछा जा सकता है, डुलिंग, सोलडांग, कशांग, ये सारी नदी आपसे पूछी जा सकती है कि किसकी सहायक है। तो आप वहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल अब बढ़ रहा है। तो मैं डिटेल से इन क्वेश्चन को इतना पढ़ाता हूँ ताकि भाई पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके। तो ये सारी की सारी सतलुज की सहायक है। अब कल के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है हिमाचल की सबसे लंबी नदी एरिया वाइज, तो वो 320 किलोमीटर सतलुज है भाई। सबसे लंबी नदी कौन सी? सतलुज। 320 किलोमीटर ये बहती है। इस बात को आपने याद रखनी है। किन्नौर के शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और भाखड़ा नंगल बांध में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पंजाब में चले जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की तो कांगड़ा का शासक कौन था? देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे कब आक्रमण किया था पहले तो पता होना चाहिए। तो ये बात है 1365 की। 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे कांगड़ा किले को घेरा था, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे रूपचंद। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आता है, तो आपको याद रखना रूपचंद थे। उसी प्रकार अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ, 1009 पे भी कांगड़ा किले को लूटा गया था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था, जिसने भारत पे कुल 17 आक्रमण किया और उनका जो चौथा आक्रमण था वो 1009 में था। और कहाँ पे किया था? नगरकोट किले पे। इसके अलावा 1337 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा किले को लूटा था। इस बात को आपने याद रखना है। तो तीनों आक्रमण में से एक आक्रमण आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर जाता है कि किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया? तो देखिए, अगर महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर रियासत को कब लूटा था, तो 1818 में जो है इन्होंने पूरी तरह से दतारपुर रियासत को जो है वो संलग्न किया था। इस बात को आपने याद रखना, अपने अधीन किया था। तो 1888 की बात है। अगर मैं दतारपुर प्रांत की बात करता हूँ, दतारपुर की जो स्थापना है वो राजा दतारचंद के द्वारा 1550 के आसपास की गई थी। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दतारपुर रियासत जो थी, इसके जो अंतिम शासक थे इनका नाम था देवीचंद। देवीचंद जो है इसके अंतिम शासक थे। इस बात को आपने याद रखना है। अब 1816 में यहाँ के जो शासक होते थे इनका नाम क्या था? तो 1816 में के आसपास 1818 जब युद्ध किया था महाराजा रणजीत सिंह ने, तो यहाँ के राजा उस समय थे जगत चंद। तो जगत चंद उस समय यहाँ के राजा थे और 1818 में जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो दतारपुर प्रांत को जो है अपने अधीन किया गया था। ये वही महाराजा रणजीत सिंह है जिनके द्वारा 1809 में क्या किया गया था? 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ भी ज्वालामुखी की संधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्वालामुखी की संधि 1809 में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष कि बगाट राशि राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बगाट राशि राज्य के अंतिम शासक थे, इनका नाम था दुर्गा सिंह। तो दुर्गा सिंह जी इनका नाम था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। देखिए, प्रश्न पूछने वाला यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है दलीप सिंह।
दलीप सिंह कौन थे भाई? दलीप सिंह जो है वो अंतिम शासक थे। धामी रियासत हिमाचल प्रदेश में होती थी, धामी रियासत के अंतिम शासक थे दलीप सिंह। अब गोविंद पाल कौन थे? गोविंद पाल ने उसी धामी रियासत की स्थापना की थी। धामी गोलीकांड भी हुआ था 16 जुलाई 1939 को। अब धामी की राजधानी कहाँ पे थी? हलोग में। और हलोग में एक मेला लगता है जिसका नाम है पत्थर का खेल मेला। आजकल वो चला हुआ है पत्थर का खेल मेला, जहाँ पे पत्थर जो है, पत्थर मारने की प्रथा जो है, इसलिए उसको पत्थर का खेल मेला बहुत ही फेमस है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछा जाए। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैराथन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। और अगर आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री रियलिटी के नोट्स देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े और उन नोट्स से अपना फ़ायदा उठाएं। हिमाचल प्रदेश किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है? तो वो है लाहौल स्पीति। भाई लाहौल स्पीति की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, 31,564 यहाँ की जनसंख्या है। इस बात को आपने याद रखना है। अब लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे कम है और एरिया वाइज अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। आप सभी भी जानते हैं 24.86% इसका एरिया है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए ताशीगंग, ताशीगंग की अगर बात की जाए, ताशीगंग जो है वो एशिया का और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इस बात को आपने, और यहाँ पे लोकसभा चुनाव के समय 79% जो है वोटिंग हुई थी। इस बात को आप याद रखें। जो 18वीं लोकसभा के भी चुनाव हुए थे तो 79% वोटिंग इतने ऊंचाई पर होना बहुत बड़ी बात थी। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ये भी आपको याद रखना है। और अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की 15,02,011 के अनुसार है ये 10,000, 15,10,000 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 75। तो 15,10,075 जो है कुल एरिया है हिमाचल प्रदेश का। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहलूरी किस क्षेत्र की बोली है? देखिए कहलूरी जो है वो बिलासपुर की बोली है। इस बात को आपने याद रखना है। और बिलासपुर का जो प्राचीन नाम है वो कहलूर है। इस बात को आप याद रखें। और इसकी जो स्थापना है वो वीरचंद किसके द्वारा की गई थी? कहलूर की स्थापना वीरचंद के द्वारा की गई। अगर मैं बात करता हूँ कहलूर रियासत की स्थापना तो वीरचंद ने की थी। आप ये बताइए बिलासपुर की शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिलासपुर जो शहर है इसकी जो स्थापना की गई थी वो राजा दीपचंद के द्वारा 1654 के आसपास की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर बात की जाए यहाँ पे बिलासपुर शहर की, क्वेश्चन आया था ये किस नदी के पास है? तो जो ये बिलासपुर शहर है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं। अब कल के लिए यहाँ के विधानसभा क्षेत्र भी आपसे परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि टेट के एग्जाम में अब एग्जाम का जो क्वेश्चन के जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है? तो झंडूता बिलासपुर में है। आपकी नैना देवी कहाँ पे है? नैना देवी भी बिलासपुर में है। घुमारवी भी बिलासपुर में है। और आपकी जो बिलासपुर सदर है वो भी बिलासपुर का ही एक विधानसभा क्षेत्र है। तो 4 विधानसभा की सीटें जो है वो बिलासपुर में। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे भाषाओं की बात हो रही थी। कहलूरी भाषा, कहलूरी बोली बिलासपुर में बोली जाती है। उसी प्रकार हमारी पहाड़ी भाषा है, हिमाचल में पहाड़ी भाषा अधिकतर बोली जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो टांकरी है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। और जो पंजाबी की लिपि है उसका नाम गुरुमुखी है। तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, और गुरुमुखी लिपि के जो जनक है वो गुरु अंगद देव है, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने एक लिपि लिखी थी जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। हिंदी की देवनागरी है। इस बात को आपने याद रखना है। और पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो आप सभी को पता है, टांकरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन देखो अक्सर आते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो शिमला है उसकी जो ऊंचाई है, आपने माउंट करौल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शिमला की ऊंचाई जो है 2200 मीटर के आसपास है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। शिमला की ऊंचाई 2200 मीटर के आसपास है। और सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की किन्नौर की शिला है। देखिए किन्नौर में एक चोटी पड़ती है जो कि हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपको पता होगा अभी टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे हाइट मेजर करने को बोला गया था 350 से 50, यहाँ से मैं बताना पाऊँगा 7,026 मीटर हाइट है किन्नौर की। तो 350 मीटर से 7,026 मीटर तक हिमाचल प्रदेश का एल्टीट्यूड है। ये आपको मैंने बताया था वहाँ पे। और जिस बच्चे ने ये सही किया होगा उसका एक नंबर वहाँ पे सही भी हुआ होगा। अब लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरेंग है, उसकी हाइट 65-97 मीटर है। तो आपको पता होने चाहिए। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बहादुरपुर। अब बहादुरपुर की जो हाइट है वो कितनी है? तो बहादुरपुर की अगर बात की जाए, बहादुरपुर की जो हाइट है वो 1980 मीटर है। इस बात को
को भी आपने याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुजानपुर टीरा का कौन सा त्यौहार मेला प्रसिद्ध है। अगर सुजानपुर टीरा की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेला जो लगता है वो होली, बहुत बार मैं बताया है कि होली कहाँ की फेमस हिमाचल में है, तो ये सुजानपुर टीरा की बड़ी फेमस है। बूढ़ी दिवाली, भाई बूढ़ी दिवाली, दिवाली तो नहीं होती ज़्यादातर लेकिन बूढ़ी दिवाली ज़रूर मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा फेमस है वो निरमंड की है। कहाँ की है? निरमंड की बूढ़ी दिवाली सबसे ज़्यादा फेमस है। इस बात को आपने याद रखना है। दशहरा, दशहरा कहाँ का? तो दशहरा तो कुल्लू का है और कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा इस दशहरे को शुरू करवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे बात की जाए नंगर आर्ट गैलरी की, तो नंगर आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पे है? तो नंगर आर्ट गैलरी भी कुल्लू में ही स्थित है। कुल्लू की जो स्थापना है, कुल्लू रियासत की जो स्थापना है वो विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा, तो कुल्लू का सबसे शक्तिशाली जो राजा था इनका नाम था राजा जगत सिंह। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? देखिए, अगर बात की जाए वर्तमान में भारतीय संविधान की, तो यहाँ पे वर्तमान में कुल 25 भाग है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में जो अनुसूची है, शेड्यूल जो है वो, वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या वो 12 हो चुकी है। आपके जो पार्ट्स है उनकी संख्या 25 हो चुकी है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं भागों की बात करता हूँ, 25 में से सारे के सारे भाग तो परीक्षा में आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाग नंबर 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की, जो कि 12 से 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 आते हैं और इनको भारतीय संविधान का मेगना कार्टा भी कहा जाता है। अगर भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 बात करता है डीपीएसपी, इस बात को आपने याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 4A की बात की जाए तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात होती है। किसकी बात होती है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की जो बात होती है वो भाग 4A में होती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत दफ़ा इस पेपर में वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको बार बार बताए हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी सीरीज़ को पेपर में देख के जाते हो तो आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। 12 सदस्य जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति, इस बात को आपने याद रखना है। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो ये देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी जो है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। अब राज्यसभा का अगर मैं प्रमुख की बात करता हूँ तो ये राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में जो है वो कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, और अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। यही लोकसभा में 25 होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में कुछ और यहाँ पे क्राइटेरिया है, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा ऐसा सदन होता है संसद का जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस। वहीं पे जो है नॉन परमानेंट हाउस लोकसभा होता है क्योंकि उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति जो है यहाँ का जो है वो पदेन सभापति होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है और पूछी भी गई थी अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे 15 को। और वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है पूछा जा सकता है, जगदीप धनखड़ जी है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने की बात हो रही है, और भाषा के आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, और 1953 के आसपास जो है इसको गठित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और जो आर्ट्स का एग्जाम हुआ था वहाँ पे यही क्वेश्चन आया था कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कब गठित किया गया था, तो ये 1953। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दोनों बातें बताई, 1953 और किसको, आंध्र प्रदेश। अब कल के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 22 तो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है भाषाओं का भारतीय संविधान में। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताइए भैया आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए अमरावती। अमरावती में जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और कल के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। बड़ा नाम चला था लोकसभा चुनाव के दौरान इनका, अच्छी खासी सीटें इनके पास थी चंद्रबाबू नायडू के पास। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो है वो लोकसभा सीटें इतनी जीत ली कि उनका बहुत अधिक महत्व हो गया था।
तो आपने याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है वो क्या है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत की जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। ये 25वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन है। तो पहले चीफ कमिश्नर, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो ये है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद नंबर 324 चुनाव आयोग की बात करता है और 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में ही भारतीय संविधान में बताया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनका नाम है संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जी भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी परीक्षा में काम आने वाली बात है और इंपॉर्टेंट बात है। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है। देखिए अगर पशुपति भगवान की बात की जाए तो इनकी जो मोहर मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता तो मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक जगह है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है किस नदी के किनारे, तो आपको पता होना चाहिए भाई, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है और इसकी जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किस नदी के किनारे, अगर मोहनजोदड़ो सिंधु है तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अब परीक्षा में पूछने वाला लोथल भी ऑप्शन में दिया है। लोथल की जो खोज है वो 1954 के आसपास हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है और इसी स्थान को सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन का स्थल, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन का स्थल माना जाता है वो भाई लोथल माना जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। रंगपुर की जो खोज है वो SR राव ने की। आप कमेंट बॉक्स में, मैंने पहले बहुत बार बताया कहाँ पे है रंगपुर, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, और पिछले पेपर में ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे गए थे। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था। देखिए जो आर्ट्स वाला पेपर था वहाँ पे पूछा गया था मुस्लिम धर्म को इंट्रोड्यूस भारत में किसके द्वारा किया गया था, तो इंट्रोड्यूस करने वाला भाई, आगमन कराने वाला मुस्लिम धर्म का वो मोहम्मद बिन कासिम था, क्योंकि इनके द्वारा पहला अटैक 711 ईस्वी में भारत में किया गया था और इस्लाम धर्म की भारत में इन्होंने शुरुआत की थी अपने पहले अटैक से। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंध पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो सिंध पर पहला आक्रमण जो है वो इस्लाम धर्म के जिन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन कासिम, इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने सिंध के राजा उस समय दाहिर होते थे, इनको हराया था, जितना मुझे याद है सिंध के राजा दाहिर को इन्होंने हराया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसने किया, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत पे जो पहला अरबी आक्रमण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो पहला अरबी आक्रमण जो भारत पे किया था वो क्या था, किसके द्वारा ये क्या था, ये भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर बात की जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब कल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल है इनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के पहले वायसरॉय, तो भारत के पहले वायसरॉय 1858 के आसपास बने थे, इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, इस बात को भी आपने याद रखा। लॉर्ड डलहौजी से तो हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने चलाया जिसको हम लैप्स की नीति कहते हैं। और वहीं पे इनके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 में बिछाई जाती है मुंबई से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर चलती है, ये भी इनके समय ही होती है। तार सेवा की शुरुआत इन्होंने भारत में करवाई थी, यहाँ तक कि PWD की स्थापना भी इनके द्वारा भारत में करवाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा कराई गई है। लॉर्ड रिपन जिनके द्वारा पहली बार नियमित रूप से 1881 में जनगणना शुरू हुई थी। और अगर आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँ, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने
ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा पर रोक? और मुझे लगता है ये क्वेश्चन सती प्रथा वाला किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल सकता है। तो सती प्रथा पर रोक जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सोने का रेशा कहा जाता है? सोने का जो रेशा है वो जूट को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। जूट को जो है वो गोल्डन थ्रेड जो है यहाँ पे कहा जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे जूट की बात की जाए, मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछना चाहूँगा, जूट जो है वो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? अगला क्वेश्चन भाइयों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है तो नर्मदा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी परीक्षा में काम आने वाली बात है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात रहने वाली है। आपको मैं यहाँ से बताना चाहूँ, अगर मैं नर्मदा और ताप्ती की बात करता हूँ तो इन दोनों नदियों के बीच एक पर्वत श्रृंखला बहती है बीचों बीच। तो एक पर्वत श्रृंखला जो है वो है, बहती नहीं है, और उसी पर्वत श्रृंखला के अगल दाएं और बाएं में जो है ये दोनों नदियां बहती है। तो नर्मदा, और यहाँ से नर्मदा आ रही, यहाँ से ताप्ती आ रही, और बीच में एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस बात को भी आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सारी की जो नदियाँ हैं वो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पे है? अगर बात की जाए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी की, तो ये मुंबई में है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर मैं आरबीआई की बात करता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935, याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन जो अधिनियम एक्ट 1935 आया था वो आया था 1935 में। उसमें जो है 1 अप्रैल 1935 को भारत में एक मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी जो कि भारत का रिजर्व बैंक है। और शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में गवर्नर है यहाँ पे, जो है वो आरबीआई के माने जाते हैं। और अगर मैं आरबीआई की बात करता हूँ, इसका जो मुख्यालय बताने का जो यहाँ पे ऑप्शन था वो यही था कि इसका मुख्यालय मुंबई में। अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में जो है वो एसबीआई की स्थापना होती है और ये मुंबई में ये बैंक है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अहमदाबाद ऑप्शन में दिया है भाई, अहमदाबाद में कौन सी नदी बहती है? तो अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर हो सकता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आए। मैनचेस्टर। सूरत जो है ये गुजरात में, सूरत ताप्ती नदी के पास है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है और कोलकाता में कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे जो कि बताने भी जो मुश्किल हो जाएंगे। वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, ये सभी के सभी जो है वंदे मातरम में गाए, जो है वो कोलकाता में गाए गए थे। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये जो है हुगली नदी के किनारे स्थित। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी जी है। इस बात को भी आप याद रखें। आज के कुछ दो आखिरी क्वेश्चन आपके बीच है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो अगर बात की जाए देश के सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह की, तो ये यहाँ पे कोची है। कोची जो है देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बात को आपने याद रखना है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुझे लगता है कि कोची यहाँ पे नहीं हो सकता, मुंबई यहाँ पे चांसेस है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको सस्पेंस में डाल रहा हूँ। आपको क्या लगता है, मुंबई है या फिर कोची है? दोनों में से एक है। आप जल्दी से जल्दी आंसर दें, तभी मैंने ये आंसर आपको इसी तरह बताया था ताकि आप थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं। कांडला बंदरगाह आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, गुजरात में है। और सबसे बड़ा जो कृत्रिम बंदरगाह है भारत का वो है नाहवा शेवा, जो कि मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। और अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत का है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यहाँ से कि भाई ये बताइए कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो वो है यूपी। यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो पूछे जा सकता है क्योंकि पड़ोसी राज्य है योगी आदित्यनाथ। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है एकनाथ शिंदे। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं। और महाराष्ट्र की जो राजधानी वो मुंबई में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है
और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में है। और लखनऊ से जो 1857 की जो क्रांति को जो लीड किया था, 1857 की जो क्रांति उसको लीड किया था, वो बेगम हजरत महल के द्वारा जो लीड किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की राजधानी भाई कोची को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल श्योर कर लें कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। मैंने आपको थोड़ा सा हड़बड़ाने के लिए ऐसे ही बोला था, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप इसका मुंबई सही आंसर हो जाए। तो आपको याद रखना है, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर शीट यहाँ पे नहीं पड़ी, मैं अपने और से आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है। तो अरब सागर की जो रानी है वो कौन सी है? तो अरब सागर की जो रानी है वो कोची को कहा जाता है। इसका आंसर कोची हो सकता है। अरब सागर की राजधानी कोची है, इस बात को आपने याद रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को ठीक 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरी बैठक भी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी आई है, और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और अध्यक्षता भी तीसरे जो बैठक हुई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस मैराथन को नॉन मेडिकल और मेडिकल के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री गुरु महाराज, जय मां मंगयाणी।